हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू 5 मिनट स्टडी। आज की हमारी ये जो स्टडी समरी है ना, ये आरपीएससी एग्जाम्स के लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज हम एक बेहद ही हाई यील्ड टॉपिक को डिकोड करेंगे, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त। आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ से हर बार सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक ब्लूप्रिंट की तरह समझेंगे ताकि एग्जाम में आपका एक भी सवाल गलत ना हो। इस ब्लूप्रिंट को हमने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, लोकायुक्त का ओरिजिन, दूसरा एक्ट और ज़रूरी तारीखें, तीसरा लीगल सेक्शंस और अपॉइंटमेंट, चौथा लोकायुक्त का जुरिस्डिक्शन और पांचवा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोकायुक्त के ओरिजिन की। आखिर ये कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ और राजस्थान तक इसका सफर कैसे रहा। ग्लोबली अगर हम देखें तो इस संस्था को ओम्बड्समैन कहा जाता है, राइट। इसकी शुरुआत काफी पहले 1809 में ही स्वीडन में हो गई थी। इंडिया में 1960 के दशक में के.एम. मुंशी जी ने सबसे पहले इसके इंडियन वर्जन की डिमांड की थी। लेकिन प्रीलिम्स में जो सवाल बार बार आता है वो ये है कि ये लोकपाल और लोकायुक्त शब्द गढ़े किसने थे। 1963 में मशहूर न्यायविद एल.एम. सिंघवी ने सबसे पहले इन शब्दों का यूज किया था। और हाँ, अगर स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करें तो 1963 में ही हरिश्चंद्र माथुर जी की अध्यक्षता में एक राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति बनी थी, जिसने सबसे पहले राज्य में इसकी सिफारिश की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्ट और कुछ बेहद क्रूशियल डेट्स पर। एग्जाम्स में ना डेट्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, इसलिए इन्हें एकदम टिप्स पर रखना है। राजस्थान में इस संस्था के लिए राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लाया गया। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार और ट्रिकी कैच है। जनरली क्या होता है, पहले प्रेसिडेंट साइन करते हैं और फिर कोई कानून लागू होता है, राइट। लेकिन यहाँ देखिए, ये एक्ट 3 फरवरी 1973 को ही लागू कर दिया गया था। प्रेसिडेंट ने इस पर अपनी फाइनल मोहर 26 मार्च 1973 को लगाई थी और फाइनली 28 अगस्त 1973 को राजस्थान को अपना पहला लोकायुक्त मिला। ये तीनों तारीखें आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। तारीखों के बाद अब आते हैं लीगल सेक्शंस और अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर। चूंकि ये एक वैधानिक निकाय हैं, तो इसके सेक्शन से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो एक्ट का सेक्शन 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधे लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट से जुड़ा है। इस सेक्शन के अंडर गवर्नर साहब लोकायुक्त को अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं चुन सकते। इसके लिए बाकायदा एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। और ये कमेटी कोई ऐसी वैसी कमेटी नहीं है, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड 3 मेंबर कमेटी है। इसमें स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता होते हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। आप खुद सोचिए, ये नॉन पार्टिजन स्ट्रक्चर इसलिए रखा गया है ताकि लोकायुक्त की कुर्सी पर एकदम न्यूट्रल और सही इंसान बैठे। क्वालिफिकेशंस तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कोई भी नेता या पॉलिटिशियन इस पोस्ट पर नहीं आ सकता। या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होने चाहिए या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस। बस टर्म याद रखिएगा, 5 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले पूरी हो जाए। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये लोग रीअपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते। एक ही टर्म मिलता है ताकि वो बिना किसी दबाव या लालच के इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें। अपॉइंटमेंट तो हो गया, लेकिन अगर उन्हें पद से हटाना पड़ जाए तो इसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 6। लोकायुक्त को हटाना लिटरली लोहे के चने चबाने जैसा है। बेसिस सिर्फ 2 हो सकते हैं, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। और प्रोसेस देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी इंक्वायरी करेगा। अगर वहां दोष सिद्ध हो गया तो स्टेट लेजिस्लेचर में 2/3 की स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कराना होगा और तब जाकर कहीं गवर्नर के ऑर्डर से उन्हें हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट इस प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा टफ बना देता है। चलिए अब जंप करते हैं सेक्शन 12 पर। यह हमें बताता है कि अपॉइंट होने के बाद लोकायुक्त के पास एक्चुअल पावर्स क्या-क्या होती हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास एक सिविल कोर्ट की पूरी पावर्स होती हैं, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, वो किसी को भी सजा नहीं सुना सकते। जी हाँ, ये सिर्फ एक एडवाइजरी या परामर्शकारी बॉडी है। कई बार इसे एक दंतहीन शेर भी कह दिया जाता है, जो दहाड़ तो बहुत जोर से सकता है लेकिन काट नहीं सकता। और अब आता है आरपीएससी एग्जाम्स का सबसे फेवरेट सेक्शन, लोकायुक्त का जुरिस्डिक्शन। कौन जांच के घेरे में है और कौन नहीं। इसको ना हम एकदम क्लियर कट तरीके से देखते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन पर लोकायुक्त धड़ल्ले से जांच बिठा सकते हैं, और दूसरी तरफ वो वीआईपी लोग हैं जिन्हें लीगली इस जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। ये जो लिस्ट है ना, ये एकदम दिमाग में छाप लीजिए।
देखिए, सारे स्टेट मिनिस्टर इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर बिल्कुल एक्सक्लूडेड है। महापौर, जिला प्रमुख, प्रधान, ये सब जांच के घेरे में है। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या पूछा जाता है? जो लोग बाहर हैं, गवर्नर, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज, खुद आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, सरपंच और वो एमपीज जो मंत्री नहीं है, ये सब लोकायुक्त के जुरिस्डिक्शन से पूरी तरह बाहर हैं। सरपंच वाला पॉइंट तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। जुरिस्डिक्शन में एक और बड़ी शर्त है और वो है ये नंबर 5। मतलब लोकायुक्त किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकते जो 5 साल से ज्यादा पुराना हो चुका हो। शिकायत घटना के 5 साल के अंदर ही आ जानी चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सेशन के आखिरी हिस्से में, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वो क्विक फायर ट्रिविया है जो एग्जाम में आपके एक्स्ट्रा मार्क्स पक्के करेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अगर किसी आम नागरिक को लोकायुक्त में किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो तो फीस कितनी लगती है? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। ये छोटा सा फैक्ट अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में चुपके से डाल दिया जाता है। कुछ नाम जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ID दुआ। अच्छा, उप लोकायुक्त की बात करें तो पहले और अब तक के इकलौते उप लोकायुक्त रहे हैं KPU मेनन। और अगर करंट सिचुएशन देखें तो 13वें लोकायुक्त के रूप में जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा जी काम कर रहे हैं। और ये रहे कुछ एडवांस्ड लेवल के ट्रिविया। MB शर्मा जी इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लोकायुक्त के तौर पर 2 टर्म सर्व किए हैं और इनका टेन्योर सबसे लंबा रहा है। इसके अलावा मिलाप चंद जैन और DB गुप्ता ऐसे पूर्व लोकायुक्त हैं जो बाद में जाकर गवर्नर भी बने। मैचिंग वाले अफ क्वेश्चंस में ये नाम बहुत काम आते हैं। तो इस पूरी स्टडी समरी को रैप अप करने से पहले आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ के जा रहे हैं। मान लीजिए लोकायुक्त के पास एक सरपंच और एक मेयर के खिलाफ करप्शन की शिकायत आती है, तो लोकायुक्त के पास इनमें से किसकी जांच करने की पावर है और किस एक्ट के तहत? अब तक तो आपको इसका जवाब एकदम क्लियर हो गया होगा कि सरपंच साहब तो जांच के दायरे से बाहर है और ये सब गवर्न होता है 1973 वाले एक्ट से। इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए हाई यील्ड टॉपिक के साथ।